पहले ये संदेश देना चाहते हैं कि इस वीडियो का जो मकसद है या ब्लॉग का मकसद न कोई जातिगत भावना को भड़काना है, न धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। सिर्फ एक घटनाक्रम जो घटित हुआ है, जैसे आप फिल्म कहानी का कथानक को पर्दे में दिखाया जाता है तो लोग उस पर टिप्पणियां करते हैं। घटना गलत हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हम ये जातिवाद की पाठशाला लेके आए हैं। कि पाठशाला शुरू हो ही चुकी है तो हम क्यों न इसका जो ज्वलंत उदाहरण उसी पाठशाला से शुरू करते हैं, जो कि हाल ही में उत्तराखंड का एक जनपद है चंपावत। ये पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है कि स्कूल में जिस तरह से एक जातिगत जो विद्वेष की भावना वहाँ पैदा हुई है, तो ये जातिवाद की पाठशाला को मजबूत करने और इस ब्लॉग की जो प्रामाणिकता है उसको दिखाने के लिए काफ़ी है। मैं सीधे ले चलता हूँ, हमारे बीच अनिल ह्यूमन जी हैं और इस विषय पर वो काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस बारे में बताएं। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। आज की डेट में बहुत वायरल हुई है ये न्यूज़ देश भर के अंदर। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो ट्विटर हैंडल चलाते हैं, वो लोग भी उनकी नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये संस्कार की बात होती है। एक विद्यालय जिसको शिक्षा के लिए हम अंधकार से उजाले की तरफ जाते हैं, वो पाठशाला होती है एक। लेकिन उसी विद्यालय के अंदर ऐसी मानसिकता लेकर के बच्चे आ रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि उन बच्चों में ये मानसिकता आई कहाँ से? परिवार नागरिक की प्रथम पाठशाला होती है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो परिवार हैं, जो परिवार के बड़े लोग हैं, वो बच्चों में जातिवादी विद्वेष की भावनाओं को उनके दिमाग के अंदर, उनके दिलो दिमाग में भर देते हैं। इसलिए बच्चे के अंदर वो भाव आने लगते हैं। तो सुधारना किसको है? बच्चे को नहीं सुधारना है। बच्चे को जो संस्कार देने वाले लोग हैं, अगर वो सुधरें तो अपने आप सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। तो विद्यालय के अंदर ऐसा होना, ये अपने आप में, और प्रशासन का इस मैटर को अभी तक भी नहीं सुलझा पाना, ये और भी चिंतन का विषय है। इसलिए मैं इसमें ये चाहता हूँ कि जिस तरह से वहाँ से रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि वहाँ टीचर के द्वारा बच्चों को मारा गया, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर इस तरह से मार पिटाई नहीं, हाँ वो उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, और यही हुआ भी होगा कि खाना किसी के मुंह में जबरदस्ती तो नहीं ठूसा जा सकता है ना। और जिस तरह से वहाँ से जो जवाब आ रहे हैं बच्चों के कि कोई बीमार है, कोई कितने दिन तक बीमार होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हम भी देखते हैं स्कूल के अंदर, ऐसा नहीं होता है। तो इसका स्पष्ट जो इंटेंशन है वो ये है कि एक महिला जो भोजन माता है, वो सिंस शेड्यूल कास्ट की है, तो उसके हाथ का भोजन बना हुआ नहीं खाना है। उसके पीछे अनेक बहाने बनाए जा रहे हैं। जांच टीम जो है उसको भी मालूम है कि कुछ ना कुछ लॉजिक इस तरह से बढ़ाना है कि ये जो जातिवाद की बू आ रही है इसको बंद किया जाए। लेकिन असलियत में चीज़ यही है कि वो उस भोजन माता के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और जो मैं इस पर सोचता हूँ, और बहुत पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसी पर, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा था कि बचपन से ही घुलता जातिवाद का जहर। क्योंकि कई बार हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि देश के कई हिस्सों में जो मध्याह्न भोजन में इस तरह की जो भेदभाव की भावनाएं, जातिगत जो विद्वेष की भावनाएं हो रही थी, हम देख रहे थे, वो आज हमारे करीब और हमारे राज्य में घटित हुई। वास्तव में ये निंदनीय है। जो बच्चे आज उस पाठशाला में पढ़ रहे हैं वही कल इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, और उनके बीच में अभी से इस तरह का वैमनस्य, इस तरह की जो जातिगत भावनाएं अगर पनप रही हैं, अभी वो तो छोटा बीज है। अगर ये बीज बड़ा होकर वृक्ष बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, तो ये फिर जो है कितनी दूर तक इसकी छांव जाएगी जातिवाद की, ये जो है बड़ी चिंता की विषय है। हमारा बार बार यही उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को जागरूक करें। इसमें किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम संवैधानिक कुछ कहना चाहेंगे सर। ओके, मिस्टर आई पी ह्यूमन, ये जो टॉपिक लेके आए हैं आप, इतना ज्वलंत टॉपिक है और इतना सामाजिक टॉपिक है। इस पर चर्चा परिचर्चा केवल हमारे बीच में ही नहीं, इस पर एक डिबेट होना चाहिए जिसमें सारे वर्गों के लोग वहाँ पर हों, और एक जनरल डिबेट होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि इस बीच में एक इस विषय पर डिबेट होना चाहिए, क्योंकि एक डिबेट का विषय है। जब तक आप जातिवाद पर बोलेंगे नहीं, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। और बोलना चाहिए। कई लोग जातिवाद पर बात करने को समझते हैं कि ये जातिवादी है। किशोर ह्यूमन इसका
एक ज्वलंत उदाहरण है, वो भी एक टॉपिक है। अमृतकाल में किशोर ह्यूमन जेल के अंदर चला जाता है, डॉक्टर रतनलाल जेल के अंदर चले जाते हैं। तो किशोर ह्यूमन ने क्या किया था? किशोर ह्यूमन ने सिर्फ इतना ही तो किया था कि एक जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, जिस पे जुल्म हो रहा था, तो उसकी न्यूज़ लेके आया वो, कि उस पे किस तरह का क्या हो रहा है। तो इन्हीं उस पे तमाम कौन-कौन से एलिगेशंस लगाए, पता नहीं, वो मैं उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ, बट वो शिकार हुआ है। किशोर ह्यूमन भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। अब ये लोग जातिवाद नहीं फैला रहे हैं जो भोजन माता के हाथ का भोजन बना हुआ नहीं खा रहे हैं। तो जातिवादी कौन है? जातिवाद की बात उठाने वाला जातिवादी है, या फिर जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं वो जातिवादी हैं? प्रश्न ये है। तो सूखी ढांग के अंदर जो हो रहा है वो एक संगीन अपराध है। एक इस तरह का अपराध है जिसको माफ़ी नहीं किया जा सकता है, जिसमें टाल-मटोल नहीं हो सकती। उसकी एक अच्छी एजेंसी के थ्रू जो है, उसकी जाँच होनी चाहिए। जो लोग उसमें कल्प्रिट हैं, जिन लोगों ने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार दे रखे हैं कि वो भोजन माता के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, एक शिक्षा के मंदिर के अंदर आकर, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो यार। हम देख रहे हैं इतनी तमाम घटनाएँ हो चुकी हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ही। सोहनलाल हत्याकांड, याद होगा आपको? चक्की छूने से उसका गर्दन रेत दी गई। गढ़वाल के अंदर कुर्सी में बैठकर खाना खाने से उस बच्चे की हत्या कर दी गई, है ना? अभी-अभी एक बारात वहीं गढ़वाल में ही हुआ था, उसका भी किस्सा, कि वो बारात नहीं चढ़ने दी महिलाओं ने। तो ये जब तक गाँव-गाँव से ये चीज़ नहीं हटेगी, तब तक हम सक्षम तो नहीं हो सकते हैं, तब तक हम विकसित तो नहीं हो सकते हैं। बाबा साहिब ने भी कहा था कि वो राष्ट्र हो ही नहीं सकता है जो जातियों में विभक्त है। देखिए, जब जातिवाद का कहीं ज़िक्र आए और संविधान का ज़िक्र आए, उस पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर नाम ना आए तो वो कथानक, वो टॉपिक अधूरा रह जाता है। देखिए, आज जो स्कूल की घटना बता रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी स्कूल में किस तरह से जातिगत उत्पीड़न का शिकार उनको होना पड़ा था, ये पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। तो इसका मतलब अभी चाहे कितना हम 21वीं सदी, 22वीं सदी या डिजिटल इंडिया कुछ भी बना लें, आज वो 1891 में बाबा साहेब पैदा हुए थे। आज जो है 2022 का ये जो समय चल रहा है, आज वही पाठशालाएँ हैं, सिर्फ़ उनके रंग बदल गए हैं, इमारतें बड़ी खड़ी हो गई हैं, और जितनी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं देश में, और उतनी बड़ी पिलरें, उतनी बड़ी खाई जातिवाद की भी अवश्य ही जो है उसके साथ जुड़ रही है, ये चोली दामन का साथ, और जैसे ये साया की तरह साथ-साथ चल रही है। और इस साया को मिटाने के लिए क्या आप लोग 3 जो हमारे साथ बैठे हैं, आप लोग क्या लगता है, आप लोगों को ये जो जातिवाद का, मैं इसको ज़हर कहूँ, कलंक कहूँ या अंधकार कहूँ, तो ये क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? आप लोग सामूहिक रूप से इस पर कोई चर्चा करते हैं? सर, निश्चित तौर पे ये हमारे भारतवर्ष के लिए ख़ास तौर पे दुनिया के बहुत बड़ा लोकतंत्र जिसे कहा जाता है, ये बहुत बड़ा धब्बा है। जातिवाद रूपी जो एक नाग है या कुचक्र है, इसको हम देश की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। देखिए, 1950 में भारतीय संविधान जब लागू हुआ, उसके बाद आज ये 75 वर्ष हमको हो गए, अभी तक ये हालत है। तो इससे पहले क्या नहीं होता होगा जब जैसे जातिवाद के बारे में मेरा मानना है कि सरकार ने, जितनी भी सरकारें आई या जितने भी संशोधन संविधान में हुए, तो शूद्रों के ही इतने जातियाँ, इतने नाम उपनामों से क्यों पुकारा जाता होगा? कभी इनको दलित कहा गया, कभी इनको हरिजन कहा गया, कभी इनको क्या नाम कहते हैं, महादलित, अनेक नामों से पुकारा गया। खास अगर समाज के लिए जो है जातिवाद एक अभिशाप है। जहाँ मेरा मानना है कि समाज के लिए जो है जातिवाद एक अभिशाप के रूप में उभर रहा है।